नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग संसद के एक अंग राज्यसभा के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जान लीजिए कि संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, पर ऐसा कहीं संविधान में मेंशन नहीं है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यह एक परंपरा बनी आई है जो कि ब्रिटेन से बनी थी और वही उसी का जो है फॉलो किया गया है। उसके बाद हमारा जो संसद होता है उसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात दो सदन होंगे। पता ही चल गया है कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में राज्यसभा लोकसभा है। ऐसे ही दोस्तों अमेरिका में, यूएस में सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सीनेट वहाँ का उच्च सदन। ऐसे ही यूके में, इसको आप लिख लीजिएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उच्च सदन, यहीं से कॉपी किया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। उसके बाद मित्रों ये देख लीजिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। उसके बाद दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना लेक्चर। जो हमें आज पढ़ना है वह है राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, आर्टिकल 80 में। अधिकतम संख्या दोस्तों इसकी यहाँ पे 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, और उस 250 में 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा और 238 राज्यों और यूटी से आएंगे। ध्यान दीजिएगा ये सारी संख्याएं। 250 मैक्सिमम हो सकती है, पर अभी जो है 245 ही भरे जाते हैं। एक आध वैकेंसी कभी कभी राज्यों में हो जाती है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैक्सिमम अभी कितनी भरी जा रही है 245, पर कितनी मैक्सिमम हो सकती है, 250 हो सकती है। उस 250 में 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है मित्रों, उसका आधार क्या होता है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, विकास सिंह। उसके तो मैंने जो थंबनेल होता है उस पर भी लिखा था विकास सिंह। तो विकास सिंह अर्थात क्या हुआ, किस आधार पे, विज्ञान, कला, समाज सेवा और साहित्य, इस 5 आधार पे जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और विधान परिषद में मनोनयन के लिए जो राज्यपाल मनोनयन करता है, वहां पे सहकारी आंदोलन भी एक पक्ष जुड़ा होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर आप देखिएगा, उसमें और बातें वहां पे की गई हैं। अब 238 जो होता है वो राज्यों से और यूटी से आते हैं, परंतु वर्तमान में 233 ही निर्वाचित हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 का वही जो अंतर है, मैंने कहा 245 वो राज्यों में है, मतलब कि राज्य से अभी भी और संख्या में जा सकते हैं। अब इस 233 में मित्रों 233 प्लस 12 की ये हो गया 245। अब ये 233 क्या है, ये 233 है यूटी और राज्य दोनों का। तो ये हो गया राज्यों से 229 और यूटी से 4। कौन कौन से यूटी से, एक्चुअली क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मूल संविधान में यूटी की व्यवस्था नहीं थी, यूटी से राज्यसभा का नहीं जो है उसमें कोई भाग था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन से, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1956 में, ठीक है, 1956 में 7वें संविधान संशोधन से 2 यूटी को, कौन कौन से, दिल्ली और पौंडीचेरी को यह जो है जगह दिया गया। दिल्ली को 3 सीट दी गई और पौंडीचेरी को 1 सीट दिया गया, 4 सीट। अच्छा, अभी क्या हुआ है, अभी जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में जब राज्य था तब इसको 4 सीट मिली हुई थी, और अब यह यूटी बना है, अब भी इसके पास 4 सीट है। पर इसकी क्या सही स्थिति है, इसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा। तो इस वजह से मैंने एक यहाँ पे ये भी बना दिया है। तो अब देखिए 233 राज्यों से 229 हो गए और 4 यूटी से। तो देखिए यूटी और राज्य मिला के 233 हो गए, 12 ये मिला दिए, तो 245 अभी मैक्सिमम हो पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर जम्मू कश्मीर के यूटी बनने से अब राज्यों से 225 हो गया, और यूटी में देखिए 4 पहले से थे, 4 जम्मू कश्मीर का, तो यूटी से 8 हो जाएगा, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है मित्रों। राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों से कितने सदस्य होंगे, तो यहां पे क्या था कि जैसे अमेरिका में क्या है कि जितने राज्य हैं वहां सभी राज्यों में, जैसे मान लीजिए 50 हैं, तो सभी राज्यों को फिक्स दे दिया गया कि भैया 2-2 सदस्य आप सबके पास से सीनेट में आए। तो यहाँ पे क्या है, समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, मतलब सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे मैंने डॉट डॉट किया है कि आपको और कोई राज्य पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन भारत ने इस सिद्धांत को नहीं अपनाया। भारत ने राज्यों की जनसंख्या को आधार बनाया है, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे क्या किया गया है, सॉरी, यहाँ पे भारत में क्या किया गया है कि पहले 50 लाख जनसंख्या के लिए प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य, ठीक है, ठीक है।
तो 50 लाख पर प्रत्येक 10 लाख, तो मतलब एक 10 लाख फिर एक 10 लाख, ऐसे करते हुए 40 लाख 50 लाख, एक सदस्य एक सदस्य एक सदस्य एक सदस्य एक सदस्य, मतलब 50 लाख पे 5 सदस्य हुए। इसके बाद 50 लाख के बाद शेष जो है एक सदस्य 20 लाख पे मिलेंगे आपको। मतलब इसको समझिए, अगर किसी राज्य में 50 लाख सदस्य 50 लाख जनसंख्या है तो वहां से राज्यसभा में 5 सीटें मिलेंगी। और किसी के पास 70 लाख है तो ऐसा नहीं है कि फिर यहाँ 7 मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 50 के लिए 5 हो जाएगा और जो बचा 20 उसके लिए 1, तो 70 लाख पे 6 सदस्य मिलेंगे। तो ये आधार बनाया गया है, बात समझ गए होंगे आप लोग। अब जो है मित्रों, सबसे पहले चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा की सीटों से है। चौथी अनुसूची, मैंने अनुसूची का वीडियो बनाया हुआ है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे आपको 2 ट्रिक मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, ये क्रम से है। पर यहां पर कुछ ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए कि एक ट्रिक है, यूपी मत आना बंगाल बिहार जाना। तो ये आना और जाना जो है आपको सेंटेंस बनाने के लिए लिखा गया है। तो यूपी हो गया उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 31, माँ से हो गया महाराष्ट्र, टी से टा से हो गया तमिलनाडु। तो ये यूपी में 31, महाराष्ट्र में कितना है 19, फिर यहाँ 18 तमिलनाडु में, बंगाल बिहार जाना। तो बंगाल बिहार में जाने के लिए देखो बराबरी है कि चलो दोनों जगह जा सकते हो, तो इस वजह से यहाँ दोनों बराबर सीट है, कितना 16-16। इसके बाद मित्रों ये है कर्नाटक, यहाँ 12 सीट है। और फिर जो है अगला ट्रिक कैसे याद करेंगे, कर्नाटक के बाद जैसे यूपी मत आना बंगाल बिहार जाना, तो ये हो गया, फिर कर्नाटक बोल देना आप। उसके बाद मग और टब, मग और टब। टब को देखो हम ऐसा समझ रहे हैं टब को कोई टप बोल रहा है, तो मग देखिए MAG और OR टप TAP। तो MAG मग में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन तीनों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला है, वो है 11। और देखिए उड़ीसा और राजस्थान को 10 प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। टप देखिए तेलंगाना, असम, पंजाब, इन लोगों को 7-7 मिला हुआ है। तो इस प्रकार से मित्रों, उसके बाद आपको मैं बता दूं, मग और टप याद कर लीजिएगा। उसके बाद मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो 8 7 सिस्टर्स हैं, 8 7 सिस्टर्स, उसमें आप देखिए असम को छोड़ के 8 7 सिस्टर्स हैं, मतलब 7 बचे। तो इन 7 को तो एक एक सीट मिली है। उसके अलावा गोवा और पौंडीचेरी, इनको भी एक एक सीट मिली हुई है। मतलब यहाँ 9 ऐसे हैं जहाँ पे एक एक सीट मिली हुई है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 5 यूटी, मैंने आपको बताया कि शुरू में यूटी को नहीं मिला था, तो 5 यूटी के पास कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, मतलब 0। ठीक है, क्यों 0? क्योंकि उनको मिला ही नहीं था, 7वें संविधान संशोधन से 2 यूटी को मिला हुआ है। झारखंड के पास 6 है, हरियाणा छत्तीसगढ़ के पास 5-5 है, जम्मू कश्मीर के पास 4 है, केरल के पास 9 है, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पास 3-3 प्रतिनिधित्व है। ये ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसको नोट्स बना लीजिएगा, याद करिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। 7वें संविधान संशोधन से दिल्ली को मिला है, शेष 5 में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ये आपको पता चल गया है। उसके बाद चुनाव प्रणाली पे आते हैं मित्रों। चुनाव प्रणाली, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना है कि कौन चुनता है राज्यसभा के सदस्यों को, तो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं। देखो विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत करने का मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आंग्ल इंडियन को। उसके बाद विधान परिषद में सब जो है जो मनोनीत सदस्य हैं वो नहीं, सिर्फ विधान परिषद का तो कोई सदस्य नहीं रहेगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वजह से ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही चुनते हैं। फिर किस आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। और इसमें 2 पद्धति होती है, एक होता है लिस्ट सिस्टम, एक होता है एकल संक्रमणीय मत। तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अच्छा, इसी के आधार पर मित्रों, यही आधार होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का। तो ध्यान दीजिएगा, जो चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में होता है, सेम मेथड जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में होता है। अब यहाँ पे देखिए, संसद ने 2003 में एक संशोधन किया था, किसमें, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में, इसमें, और निवास संबंधी शर्त को हटा दिया था और खुले मतदान की व्यवस्था की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। निवास संबंधी मतदान का अर्थ है कि पहले यह नियम था कि जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन रहा है, उसे उस राज्य का, जिस राज्य से आ रहा है, उस राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए था। पर अब ऐसा नहीं है। तो ये हो गया आपका, निवास संबंधी शर्त को हटा दिया गया। अर्हता क्या है मित्रों, जो कैंडिडेट होगा उसकी आयु
30 वर्ष के बराबर हो या 30 वर्ष से अधिक हो, फिर वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और लाभ के पद पर ना हो। आप जानते हैं कि संघ और राज्य के मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे आते हैं, संसद द्वारा निर्धारित, अच्छा हाँ, उसके बाद मतलब संसद अगर कोई और अर्हता निर्धारित कर देती है विधि द्वारा तो उसे भी पालन करना पड़ेगा। उस दूसरी चीज अनुन्मुक्त दिवालिया ना हो और विकृत मानसिकता ना हो, मस्तिष्क का ना हो। उसके बाद अयोग्यता संबंधी प्रश्न का अगर निर्णय करना है तो वो राष्ट्रपति करते हैं, और किसके सिफारिश पर? इलेक्शन कमीशन के सिफारिश पर। मतलब ये ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन का सिफारिश बहुत जरूरी है उसके लिए। फिर कार्यकाल पे आ जाते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता, लेकिन जो है जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। समय मतलब कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यह स्थायी सदन है, पर इसके जो 6 वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल होता है, और हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। तो यहाँ 2 हैं, सभापति और उपसभापति। तो जो सभापति होता है दोस्तों, वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। तो पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति ही होगा, और इसी का वेतन वगैरह वह प्राप्त करता है। उपसभापति, चलिए बात करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यह तो क्लियर ही है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य थोड़ी ना होता है, वह उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद जो है मित्रों, अगर सभापति अनुपस्थित है या कि सभापति राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कर रहा है तो उपसभापति ही सभापति की भूमिका निभाएगा। अच्छा, मान लो अगर सभापति और उपसभापति दोनों नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति किसी सदस्य को नियुक्त करेगा सदन से कि भैया आप जो है अभी अध्यक्ष पद, ये सभापति का पद संभालिए, ठीक है। अच्छा, कार्य क्या है? कार्य क्या है इनके? जैसे आप जानते ही होंगे, अगर आपने कभी राज्यसभा या लोकसभा चैनल देखा होगा, तो ये मतदान कराना हो गया, या किसी सदस्य को जो बोलते हैं तो सदस्य को बोलने के लिए अनुमति देते हैं, चलो भैया खड़े हो जाओ, फले आदमी आप बोलिए, तो वो थैंक यू देता है राज्यसभा के सभापति को, भैया आपने हमें बोलने का अवसर दिया। फिर अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस पर फैसला देते हैं। अच्छा, किसी मत पे, वैसे आम तौर पे सभापति को, देखिए मित्रों ध्यान दीजिएगा, सभापति को वोट देने का अधिकार नहीं है, ये वोट नहीं करते हैं। लेकिन क्यों वोट नहीं करते हैं? क्योंकि सभापति सदस्य होता नहीं है और वोट करने का अधिकार सदस्यों को है। लेकिन अगर कोई टाई हो जाए, जैसे यस और नो बराबर हो जाए, तो जो है ये निर्णायक मत देते हैं। मतलब अगर इनका मन है नो, तो नो की तरफ वोट देंगे और नो का पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब वो पारित नहीं होगा। अगर यस की तरफ करेंगे तो यस का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, निर्णायक मत दे सकते हैं। राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को पद से अगर हटाना है तो क्या चीजें करना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सभापति या उपराष्ट्रपति मतलब क्या है, दोनों एक ही बात है भाई, उपराष्ट्रपति ही तो सभापति होता है। लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा, ये ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति या सभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही रखा जाता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है, वो कहीं से शुरू किया जा सकता है। मतलब इसकी शुरुआत ही राज्यसभा से होती है। और लेकिन ऐसा है कि प्रस्ताव देने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना होनी चाहिए और समस्त सदस्य के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। मत समझिए कि राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रस्ताव आने के 14 दिन पहले सूचना दी गई थी। अब यह प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो गया बहुमत से, और फिर यह लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अगर इसे पारित कर दिया जाता है, इस प्रस्ताव पे सहमति हो जाती है साधारण बहुमत के द्वारा ही, तब भी जो है उसे पदमुक्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। बाकी मान लो इतनी बेइज्जती ना सहना है तो वो डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देगा। मित्रों ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे रहेगा उपसभापति। क्यों? क्योंकि अभी तक तो उपराष्ट्रपति के बारे में ही तो बात हो रही थी, तो यहाँ होगा दोस्तों उपसभापति, ठीक है। तो उपसभापति यहाँ रहेगा। उपसभापति को पद से हटाना है तो सेम चीज रहेगा कि अगर मान लीजिए सदस्य ही ना रहे राज्यसभा के, तब भी हट जाएगा। सभापति को इस्तीफा दे सकता है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति को। बाकी हटाने का वही तरीका, 14 दिन पूर्व सूचना आएगा और बहुमत के द्वारा संकल्प पारित हो जाएगा तो हटा दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, जैसे मान लीजिए सभापति को हटाने की बात चल रही है तो वो जो है कार्य का संचालन नहीं करेंगे, या उपसभापति को हटाने की बात चल रही है तभी वो कार्य का संचालन नहीं करेंगे। आप समझिए कि ऊपर चेयर पे लगा के वो बैठे हुए हैं और नीचे इनको हटाने की बात चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा। जिनको हटाने की कार्यवाही चल रही है वो उस वक्त जो है कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे। अच्छा, गढ़पूर्ति एक प्रश्न आता रहता है तमाम परीक्षाओं में कि क्या होती है गढ़पूर्ति। तो गढ़पूर्ति यहाँ पे मित्रों होती है 1/10, मतलब कि जितनी संख्या है उसका 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो सदन जो है स्थगित रहेगी जब तक कि 1/10 सदस्य ना आ जाए। मतलब सदन की कार्यवाही चलेगी ही नहीं जब तक 1/10 सदस्य ना हो। गढ़पूर्ति क्या है? 1/10। उसके बाद राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है मित्रों कि कई बार आता रहता है कि राज्यसभा जो है फालतू चलाई जा रही है, या राज्यसभा की विशेषता या प्रासंगिकता नहीं रह गई है, अब लोकसभा ही रहनी चाहिए, एक ही सदन होना चाहिए, जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से देने होंगे कि भैया नहीं, कि हमें दिखाना है कुछ राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां हैं जिन इस वजह से, और कुछ जगह हमें दिखाना है साधारण शक्तियां के बारे में बात करनी है, फिर हमें संघात्मक ढांचे के बारे में बात करनी है, जिससे हमें क्या होगा, संघात्मक ढांचे के बारे में बात करेंगे जिससे क्या होगा कि हम राज्यसभा के बारे में बात करके उसकी चीजें दिखा देंगे और बता देंगे कि नहीं भैया ये प्रासंगिक है। तो साधारण शक्तियों में मित्रों सबसे पहला है कि जितने भी साधारण विधेयक होते हैं, मतलब कि गैर वित्तीय विधेयक, मतलब जो बिल मनी विधेयक नहीं है, मनी बिल नहीं है, वित्तीय विधेयक का दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मतलब जितने भी वित्तीय विधेयक नहीं है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर शक्ति होती है। लेकिन अगर मान लीजिए संयुक्त बैठक हो जाए, संयुक्त बैठक हो जाए तब क्या होगा, संयुक्त बैठक के केस में लोकसभा थोड़ा भारी पड़ जाता है। कैसे? क्योंकि संयुक्त बैठक में लोकसभा की संख्या ज्यादा है, और फिर अगर 2/3 बहुमत करेंगे या विशेष बहुमत करेंगे तो यहाँ क्या होगा, लोकसभा की बात मान ली जाती है, मतलब पारित हो जाती है लोकसभा जो चाहती है। तो एक पहली चीज हो गई कि गैर वित्तीय विधेयक में दोनों की शक्तियां बराबर हैं, लेकिन संयुक्त बैठक में थोड़ी सी कम पड़ जाती हैं उसकी। बाकी मित्रों धन विधेयक में उसकी शक्ति गौड़ है। किसकी शक्ति? राज्यसभा की। क्यों? कि जैसे मान लीजिए लोकसभा ने धन विधेयक पारित किया और यहां से ये चला राज्यसभा में। अब राज्यसभा के पास देखिए आप कितनी शक्ति है कि यह इस विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, मतलब 15वां दिन नहीं लगा सकती, और 14 दिन के भीतर उसमें जो भी सुझाव देना चाहती है वो फिर से लोकसभा के भेजती है। अब लोकसभा चाहे तो उस सुझाव को माने चाहे खारिज कर दे, और इस वजह से आप देखते हैं उसके बाद बिल को पारित कर देगी लोकसभा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि मनी बिल के केस में लोकसभा की शक्ति काफी ज्यादा है। उसके बाद मित्रों अगला है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधक विधेयक के मामले में लोकसभा की बराबर शक्ति है, बिल्कुल बराबर शक्ति है, यहां किसी प्रकार से कम है ही नहीं है। और यहाँ देखिए संयुक्त बैठक, तो यहाँ संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। इस वजह से जैसे हमने साधारण विधेयक में देखा था कि संयुक्त बैठक करके लोकसभा ज्यादा ताकतवर बन जा रही थी, तो यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में बिल्कुल बराबर शक्ति है। तो हम बता सकते हैं भैया कोई जो लोकसभा के सदस्य हैं वो मनमाना प्रयोग नहीं कर सकते कि कोई भी विधेयक पारित करा देंगे संविधान में संशोधन करके। अब आते हैं विशिष्ट शक्तियों में दोस्तों। विशिष्ट शक्तियों का अर्थ है कि ऐसी शक्तियां जो सिर्फ राज्यसभा के पास ही हैं, और इसके लिए आप 2 आर्टिकल आपको रटा होना चाहिए, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, 312। आर्टिकल 249 क्या कहता है मित्रों, जैसे राज्य सूची में अगर कोई विषय है दोस्तों, राज्य सूची में विषय है तो इसका अधिकार, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? विधानसभा के पास होगा। ठीक है, विधानसभा या विधानमंडल कह लो, जहां पे विधान परिषद हो, विधानमंडल। लेकिन ये एक ऐसी अनोखी शक्ति है राज्यसभा के पास कि राज्यसभा 249 के तहत जितने उपस्थित सदस्य हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्यों के बहुमत, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर वो किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दें तो उस विषय पे कानून संसद भी बना सकती है, लोकसभा भी बना सकती है। तो ध्यान दीजिए आप, अभी मैंने कहा कि लोकसभा किस पे कानून बनाएगी? लोकसभा संघ सूची के विषयों पे बनाएगी, राज्य सूची पे नहीं बना सकती। लेकिन राज्य सूची पे भी बनाना चाहे तो राज्यसभा ऐसा करवा सकती है। बस राज्यसभा क्या करेगी, राज्य सूची के उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी।
समझे। और राष्ट्रीय महत्व इसके लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत, एक वीडियो में बहुमत के बारे में छोटा सा बनाऊंगा, तो 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देते हैं तो भैया अब राज्य सूची के उस विषय पे लोकसभा भी वो बना सकती है कानून, ठीक है। लेकिन ध्यान रहना है कि ऐसा सिर्फ 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ऐसी सुविधा मिलेगी। अगर दोबारा अगले वर्ष के लिए चाहिए तो राज्यसभा फिर से उस सूची के बारे में फिर से पारित करेगी 2/3 बहुमत से, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, फिर लोकसभा करेगी, फिर उस साल बाद खत्म हुआ तो फिर व्यवस्था खत्म हो गई। तो मतलब 1-1 वर्ष करके, चाहे जितनी बार बढ़ा सकते हैं 1-1 वर्ष करके, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 ही वर्ष तक चलता है। अब आते हैं आर्टिकल 312 में, विशिष्ट शक्ति में, 312 में। अब 312 में मित्रों, अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई नई अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। मतलब संसद कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनाना चाहे तो राज्यसभा की सहमति या राज्यसभा उसको संकल्प को पारित जरूर करेगी, वरना नहीं बना सकती। तो ऑल इंडिया सर्विस मतलब क्या हो गया, ऑल इंडिया सर्विस में हो गए तुम्हारे IAS IPS, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, एक ही बार पारित करना है। यहाँ ये नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है अनलाइक 249, मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपने एक बार पारित किया फिर इसको जो है अगले साल फिर पारित करना है। एक बार पारित हो गया तो ये वापस नहीं लिया जा सकता। उसके बाद मित्रों अन्य शक्तियों पे आते हैं। तो आपातकाल में, अगर मान लीजिए आपातकाल को 1 महीने से अधिक बढ़ाना है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का अनुमोदन जरूरी है। अगर लोकसभा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा तो विघटित नहीं होती, स्थायी सदन है, अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा ही इसको पारित करेगी 1 महीने से अधिक अगर जारी लागू रखना है। उसके बाद मित्रों, अगर मान लीजिए अनुच्छेद 356 के तहत विधानसभा का विघटन करना है तो दोनों सदनों का अनुमोदन जरूरी है। मनमाने तरीके से आप विधानसभा का विघटन नहीं कर सकते। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने SR बम्बई मामले में 1994 में निर्णय दिया था। आगे राष्ट्रपति, एक सेकेंड, हाँ, आगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी होता है राज्यसभा। भाई ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरू होता है, ये तो आपने देखा ही था, सभापति है चूंकि वहां का। राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेता है, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेता राष्ट्रपति का। कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, मतलब इलेक्शन जो चुनाव के जो मतलब कौन कौन से मेंबर होते हैं जो उनको चुनते हैं, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने में इनकी भूमिका होती है, या ऐसे ही और संवैधानिक पद हैं जिनको अगर हटाना हो तो राज्यसभा की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मित्रों कि राज्यसभा की बहुत ही भूमिका है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियां यहाँ से हम देख सकते हैं। मोटा मोटा मित्रों, हम साधारण शक्ति, मनी बिल और संविधान संशोधन और साधारण विधेयक, इन तीनों में यहाँ बात करेंगे। विशिष्ट शक्तियों में 249 312 की बात करेंगे। फिर वैसे देख लेंगे कि कहाँ कहाँ जैसे राष्ट्रपति और राज्य उपराष्ट्रपति को हटाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों इस लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।